नमस्कार। आज हमारे पास रॉबर्ट कियोसाकी की जो फेमस किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसका एक हिंदी सारांश है। हाँ, काफी चर्चित किताब है ये। बिल्कुल। तो आज हम इसी सारांश में थोड़ा गहराई से उतरेंगे और देखेंगे कि ये हमें फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब वित्तीय साक्षरता के बारे में क्या सिखाता है। अच्छा, तो मकसद है इसके मुख्य सिद्धांतों को समझना, है ना? हाँ बिल्कुल, ये समझना कि पैसे को लेकर हमारी सोच, हमारी अप्रोच कैसे हमारी आर्थिक स्थिति तय करती है। तो कहानी शुरू होती है दो पिताओं से जिनकी सोच बिल्कुल अलग थी। ये शायद सबसे मजेदार हिस्सा है। हाँ, वो रिच डैड और पुअर डैड वाला कॉन्सेप्ट। वही। एक तरफ है पुअर डैड, पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी भी थी, पर उनकी सोच वो पारंपरिक थी। मतलब बेटा खूब पढ़ो, अच्छी डिग्री लो, सिक्योर नौकरी पकड़ो। एग्जैक्टली, बस सुरक्षित रहो। और दूसरी तरफ थे रिच डैड। वो औपचारिक तौर पर कम पढ़े लिखे थे, पर पैसे और निवेश की जबरदस्त समझ रखते थे। और उनका फलसफा अलग था। बिल्कुल अलग। उनका मंत्र था, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ, अपना कुछ बिजनेस बनाओ। ये जो फर्क है ना सोच का, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि सिर्फ पढ़ाई या नौकरी ही सब कुछ नहीं है। पैसे को देखने का नजरिया। हाँ, नजरिया। हाँ, नजरिया ही तय करता है कि आप पारंपरिक सुरक्षा वाला रास्ता चुनेंगे या फिर वो उद्यमिता वाला। ये दो अलग दिशाएं हैं। बिल्कुल सही कहा। और यहीं से सारांश का एक और मुख्य आइडिया जुड़ता है, संपत्ति यानी एसेट्स और दायित्व यानी लाइबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। हाँ, ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, पर असल जिंदगी में गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल। सारांश कहता है कि अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, मतलब ऐसी चीजें जो उनकी जेब में पैसा डालें। जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आता हो, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कोई साइड बिजनेस जो खुद चले। अच्छा। और वहीं दूसरी तरफ गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर दायित्व खरीदते हैं और उन्हें संपत्ति समझ बैठते हैं। हाँ, ये आम गलती है। ये वो चीजें हैं जो जेब से पैसा निकालती हैं। जैसे मान लीजिए बड़ा सा लोन लेकर घर खरीदा जिसमें खुद रहना है, या महंगी गाड़ी ईएमआई पर ले ली। तो सारांश के हिसाब से ये एक तरह का जाल है। हाँ, जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। ये बात सही है। और ये समझ के असल संपत्ति क्या है, ये आपके खर्च करने और निवेश करने के तरीके को मतलब पूरी तरह बदल सकती है। अच्छा, कैसे? देखिए, ये सीधा जुड़ा है पैसिव इनकम से। निष्क्रिय आय मतलब ऐसी कमाई जिसके लिए आपको रोज रोज खटना न पड़े। जैसे किराए की इनकम या डिविडेंड। बिल्कुल। तो फोकस शिफ्ट हो जाता है। सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहने के बजाय आप ऐसे आय के स्रोत बनाने लगते हैं। सारांश का निचोड़ यही है। तो फिर सवाल ये है कि ये संपत्ति और दायित्व का खेल कोई समझे कैसे? स्कूल में तो ये सब सिखाते ही नहीं। यही तो दिक्कत है। यहीं पर सारांश जोर देता है वित्तीय शिक्षा यानी फाइनेंशियल एजुकेशन पर। हाँ, उसमें लिखा भी है, वित्तीय ज्ञान ही सबसे बड़ी पूंजी है। और ये ज्ञान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमें दो बड़ी ताकतों से लड़ने में मदद करता है, डर और लालच। डर और लालच मतलब? देखिए, नौकरी जाने का डर हमें सुरक्षित खेलने पर मतलब बंधे बंधे रास्ते पर चलने को मजबूर करता है। हाँ, ये तो होता है। और जब थोड़ा पैसा आता है तो ज्यादा का लालच हमें फिजूल खर्ची या बिना सोचे समझे निवेश करवा देता है। अच्छा। वित्तीय समझ होगी तो आप इन भावनाओं के असर से बाहर निकलकर पैसे को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे, उसके गुलाम नहीं बनेंगे। ये बात तो गहरी है। तो अगर हम इस पूरे सारांश के जो मुख्य सबक हैं उन्हें निचोड़ें तो क्या क्या निकलेगा? पहला तो यही कि पैसे के पीछे मत भागो, ऐसा कुछ करो कि पैसा आपके लिए काम करे। हाँ। और दूसरा, असली संपत्तियां खरीदो, वो चीजें नहीं जो पैसा खा जाए, यानी दायित्वों से बचो। ठीक है। और फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाते रहो, लगातार सीखते रहो, स्कूलों पर निर्भर मत रहो। सही। निवेश जल्दी शुरू करो, है ना? गलतियों से डरो मत, उनसे सीखो। असफलता भी सीखने का हिस्सा है। सही कहा। तो कुल मिलाकर संदेश ये है कि आर्थिक स्वतंत्रता, वो जो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात होती है ना, वो सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती। वो आती है पैसे के सिस्टम को समझने से, संपत्ति बनाने से, और वो जो कमाओ और खर्च करो वाला चक्कर है ना, उससे बाहर निकलकर लगातार सीखते रहने से। ये एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट रेस नहीं। मतलब सबसे बड़ा खेल तो सोच बदलने का है, अपनी पुरानी धारणाओं को चैलेंज करने का। बिल्कुल। सोच बदलेंगे तो एक्शन बदलेंगे।
तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। सारांश कहता है संपत्ति खरीदो, ठीक है, पर किसी भी आम इंसान के लिए आज उसकी जो भी स्थिति हो, इस दिशा में पहला बिल्कुल छोटा सा प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है? पहला कदम, हाँ, चाहे वो अपना वित्तीय ज्ञान बढ़ाने की तरफ हो या कोई छोटी सी ही सही पहली संभावित संपत्ति पहचानने की तरफ, क्या हो सकता है वो पहला कदम? ये सोचने वाली बात है और इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।